रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटू का अफसाना डार्लिंग, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। ये उन दिनों का वाकया है जब पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में कत्ल और तबाही और लूटमार का बाजार गर्म था। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो आग जो इंजनों से न बुझ सकी थी, उस बारिश ने चंद घंटों ही में ठंडी कर दी थी। लेकिन जानों पर बाकायदा हमले हो रहे थे और जवान लड़कियों की इज्जत महफूज न थी। हट्टे कट्टे नौजवान लड़कों की टोलियां बाहर निकलती और इधर उधर छापे मारकर डरी दुबकी और सहमी हुई लड़कियां उठा कर ले जाती। किसी के घर पर छापा मारना और उसके निवासियों को कत्ल करके एक जवान लड़की को कांधे पर डालकर ले जाना बज़ाहिर बहुत ही आसान काम मालूम होता है, लेकिन स का बयान है कि यह महज लोगों का ख्याल है, क्योंकि उसे तो अपनी जान पर खेल जाना पड़ा था। इससे पहले कि मैं आपको स का बयान करदा वाकया सुनाऊं, मुनासिब मालूम होता है कि उससे आपको मिलवाऊं। स एक मामूली जिस्मानी और जहनी साखत का आदमी है। मुफ्त के माल से उसको इतनी ही दिलचस्पी है जितनी आम इंसानों को होती है, लेकिन मुफ्त के माल से उसका सुलूक दिले बेरहम का से नहीं था। फिर भी एक अजीबो गरीब ट्रेजेडी की वजह बन गया, जिसका इल्म उसे बहुत देर में हुआ। स्कूल में सा औसत दर्जे का तालिबे इल्म था, पढ़ाई में अच्छा। वो हर खेल में हिस्सा लेता। खेलते खेलते जब नौबत लड़ाई तक पहुंचती तो सा उसमें पेश होता। खेल में वो हर किस्म के ओछे हथियार इस्तेमाल करता, लेकिन लड़ाई के मौके पर हमेशा ईमानदारी से काम लेता। ड्राइंग से सा को बचपन से ही दिलचस्पी थी, लेकिन कॉलेज में दाखिल होने के बाद हालात ने या सा ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि उसने तालीम को छोड़ दिया और साइकिलों की दुकान खोल ली। दंगों के दौरान जब उसकी दुकान जलकर राख हो गई तो उसने लूटमार में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बदला कम और तफरीह ज्यादा। इसी दौरान में उसके साथ एक अजीबो गरीब वाकया हुआ, जिसके बारे में ये कहानी है। सा ने मुझसे कहा, मूसलाधार बारिश हो रही थी, मनो पानी बरस रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी थी। मैं अपने घर की बरसाती में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरे सामने लूटे हुए माल का एक ढेर पड़ा था। बेशुमार चीजें थी, मगर मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दुकान जल गई थी, मुझे उसका भी कोई ख्याल नहीं था। शायद इसलिए कि मैंने लाखों का माल तबाह होते देखा था। कुछ समझ में नहीं आता था कि दिमाग की कैफियत क्या है। इतनी जोर से बारिश हो रही थी, लेकिन ऐसा लगता था कि चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है और हर चीज खुश्क है। जाने कहां से जले हुए मरुंडों की बू सी आ रही थी। मेरे होठों में जलता हुआ सिगरेट था, उसके धुएं से भी कुछ ऐसी ही बू निकल रही थी। जाने मैं क्या सोच रहा था, या शायद कुछ सोच ही नहीं रहा था कि एकदम बदन में कंपकपी सी दौड़ गई और जी चाहा कि एक लड़की उठाकर ले आऊं। यूं ही ये ख्याल आया, बारिश का शोर सुनाई देने लगा और खिड़की के बाहर हर चीज पानी में सराबोर नजर आने लगी। मैं उठा, सामने पड़े हुए लूटे हुए माल के ढेर से सिगरेटों का एक नया डब्बा उठाकर मैंने बरसाती पहनी और नीचे उतर लिया। सड़कें अंधेरी और सुनसान थी, सिपाहियों का पहरा भी नहीं था। मैं देर तक इधर उधर घूमता रहा। इस दौरान में कई लाशें मुझे नजर आई, लेकिन मुझ पर कोई असर ना हुआ। घूमता घामता मैं सिविल लाइंस की तरफ निकल गया। सड़क बिल्कुल खाली थी। जहां जहां बजरी उखड़ी हुई थी वहां बारिश झाग बन बन कर उड़ रही थी। अचानक मुझे मोटर की आवाज आई। पलट कर देखा, छोटी सी बेबी ऑस्टिन अंधाधुन चली आ रही थी। मैं सड़क के दरमियान में खड़ा हो गया और दोनों हाथ इस अंदाज से हिलाने लगा जिसका मतलब था कि रुक जाओ। मोटर बिल्कुल पास आ गई, मगर उसकी रफ्तार में फर्क ना आया। मोटर चलाने वाले ने जरा सा रुख बदला। मैं भी पैतरा बदलकर उधर हो गया। मोटर तेजी से उधर हुई, मगर अब उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता मुझे जोर का धक्का लगा और मैं उछलकर फुटपाथ पर जा गिरा, जिसमें की तमाम हड्डियां कड़कड़ा उठी, मगर मुझे चोट न आई। उधर मोटर के ब्रेक चीखे, पहिए एकदम फिसले और मोटर तैरती हुई सामने वाले फुटपाथ पर चढ़कर एक दरख्त पे जा भिड़ी और रुक गई। मैं उठा और उसकी तरफ बढ़ा। मोटर का दरवाजा खुला और एक औरत सुर्ख रंग का भड़कीला मोमी रेनकोट पहने बाहर निकली। मेरी कड़कड़ाई हुई हड्डियां ठीक हो गई और जिसमें हरारत पैदा हो गई। रात के अंधेरे में मुझे सिर्फ उसका शोख रंग का रेनकोट ही दिखाई दिया, लेकिन इतनी उम्मीद काफी थी कि उस मोमी कपड़े में लिपटा हुआ जो भी कोई है सिन्फ नाजुक में से है। मैं जब उसकी तरफ बढ़ा तो उसने पलटकर मेरी ओर देखा। बारिश के लरसते हुए पर्दे में से मुझे देखकर वो भागी, मगर मैंने चंद ही गजों के फासले पर उसे पकड़ लिया।
जब मेरा हाथ उसके चिकने रेनकोट पर पड़ा तो वो अंग्रेजी में चिल्लाई, हेल्प हेल्प हेल्प। मैंने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे गोद में उठा लिया। वो फिर अंग्रेजी में चिल्लाई, हेल्प हेल्प, ही इज किलिंग मी, ही इज किलिंग मी। मैंने उससे अंग्रेजी में पूछा, आर यू अ इंग्लिश वुमन? फिक्रा मुंह से निकल गया तो मुझे ख्याल आया कि एक ही जगह मुझे एन कहना चाहिए था। उसने जवाब दिया, नो। अंग्रेजी औरत से मुझे नफरत है। मैंने उससे कहा, देन इट इज ऑल राइट। अब वो उर्दू में चिल्लाने लगी, तुम मुझे मार डालोगे, तुम मुझे मार डालोगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि मैं उसकी आवाज से उसकी शक्ल सूरत और उम्र का अंदाजा लगा रहा था। मैंने उसके चेहरे पर से होठ हटाने की कोशिश की और उसने दोनों हाथ आगे कर दिए। मैंने सोचा हटाओ और सीधा मोटर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर मैंने उसको पिछली सीट पर डाला और खुद अगली सीट पर बैठ गया। गियर दुरुस्त करके सेल्फ दबाया तो इंजन चल पड़ा। मैंने दिल में कहा ठीक है और हैंडल घुमाया। गाड़ी को फुटपाथ पर से उतारकर और सड़क पर पहुंचकर मैंने एक्सीलरेटर पर पांव रख दिया। मोटर दौड़ने लगी। घर पहुंचकर मैंने पहले सोचा कि ऊपर की बरसाती ठीक रहेगी, लेकिन इस ख्याल से कि लौंडिया को ऊपर ले जाने में झकझक करनी पड़ेगी, मैंने नौकर से कहा कि दीवान खाना खोल दे। नौकर ने दीवान खाना खोला तो मैंने लौंडिया को घूप अंधेरे में ही सोफे पर डाल दिया। वो सारा रास्ता खामोश रही थी, लेकिन सोफे पर गिरते ही चिल्लाने लगी, डोंट किल मी प्लीज, डोंट किल मी। मुझे जरा शायरी सूझी, आई वोंट किल यू डार्लिंग। वो रोने लगी। मैंने नौकर से कहा कि वो चला जाए। वो चला गया। मैंने जेब से दिया सलाई निकाली, एक एक करके सारी तीलियां निकाली, मगर एक भी ना सुलगी। बारिश में उनके मसाले का फालूदा हो गया था। बिजली का करंट भी कई दिनों से गायब था। ऊपर बरसाती में लूटे हुए माल में कई बैटरियां पड़ी थी, लेकिन मैंने सोचा अंधेरे में ही ठीक है, मुझे कौन सी फोटोग्राफी करनी है। बरसाती उतारकर मैंने एक तरफ फेंक दी और उसे कहा, लाइए मैं आपका रेनकोट उतार दूं। मैं सोफे की जानिब झुका, लेकिन वो गायब थी। मैं बिल्कुल न घबराया, इसलिए कि दरवाजा नौकर ने बाहर से बंद कर दिया था। खूब अंधेरे में इधर उधर मैंने उसे तलाश करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और तिपाही के साथ टकरा कर गिर पड़े। फर्श पर पड़े पड़े मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ उसकी गर्दन पर जा पड़ा। वो चीखी। मैंने कहा, चीखती क्यों हो? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उसने फिर सिसकियां लेना शुरू कर दी। मेरा हाथ उसके पेट पर पड़ा। वो दोहरी हो गई। मैंने जैसे भी बन पड़ा उसके रेनकोट के बटन खोलने शुरू कर दिए। मोमी कपड़ा भी कुछ अजीब होता है, जैसे बूढ़े गोश्त में चिकनी चिकनी झुर्रियां पड़ी हों। वो रोती रही और इधर उधर करवट बदलकर बचने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने पूरे बटन खोल दिए। इस दौरान में मुझे मालूम हुआ कि वो साड़ी पहने हुए है। मैंने सोचा ये तो ठीक ही रहा। मैंने जरा मामला देखा। खासी सुडौल पिंडली थी। वो तड़प कर एक तरफ हट गई। मैं पहले तो जरा यूं ही सा सिलसिला कर रहा था। उसकी पिंडली के साथ जब मेरा हाथ लगा तो बदन में 440 वोल्ट पैदा हो गए। लेकिन मैंने फौरन ब्रेक लगा लिया कि सहज पके सो मीठा होए। तो मैंने शायरी शुरू कर दी। डार्लिंग, मैं तुम्हें यहां कत्ल करने के लिए नहीं लाया हूं। डरो नहीं, यहां तुम ज्यादा महफूज हो। जाना चाहो तो चली जाओ, लेकिन बाहर लोग तुम्हें दरिंदों की तरह चीर फाड़ेंगे। जब तक ये फसादात होते रहे तुम मेरे साथ रहना। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। मैं नहीं चाहता कि तुम गंवारों के चंगुल में फंस जाओ। हाँ, You won't kill me ना? You won't kill me ना? मैंने फौरन ही कहा, नो सर। वो सिसकते हंस पड़ी। मुझे फौरन ही ख्याल आया कि औरत को सर नहीं कहा करते। मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन उसके हंस पड़ने से मुझे कुछ हौसला हो गया। मैंने सोचा मामला पटा समझो। मैं भी हंस पड़ा। डार्लिंग, मेरी अंग्रेजी कमजोर है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने मुझसे पूछा, अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसका सवाल बड़ा बेढप था। मैंने जवाब सोचना शुरू किया। फिर मैंने सोचा जो मुंह में आया कह दूं। मैंने कहा, मैं तुम्हें मारना बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए कि ये काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रही ये बात कि तुम्हें यहां क्यों लाया हूं, तो इसका जवाब यह है कि मैं अकेला था। अकेला, बिल्कुल अकेला। लेकिन तुम्हारा नौकर तुम्हारे पास है। मैंने बेसोचे समझे जवाब दिया। उसका क्या है? अरे वो तो नौकर है। वो खामोश हो गई। मेरे दिमाग में नेक ख्याल आने लगे। मैंने सोचा हटाओ यार। मैंने उठकर कहा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, उठो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो उठ खड़ी हुई। एकदम मुझे उसकी पिंडली का ख्याल आ गया और मैंने जोर से उसको अपने सीने के साथ चिपका लिया। उसकी गर्म गर्म सांस मेरी ठोड़ी के नीचे घुस गई।
तुरंत अपने होंठ उसके होंठों पर जमा लिए। वो लरसने लगी। मैंने कहा, डार्लिंग डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उसकी आवाज में अजीबोगरीब किस्म की कपकपाहट पैदा हो गई। छोड़ दो मुझे। मैंने उसे अपनी गिरफ्त से अलहदा कर दिया, लेकिन फौरन ही उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। सड़क पर से उठाते वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसके कूल्हों का गोश्त बहुत नरम है। एक बात मुझे और भी मालूम हुई, वो ये कि उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। मैंने उसे सोफे पर लिटा दिया और बैग उसके हाथ से ले लिया। मैंने कहा, अगर इसमें कोई कीमती चीज है तो यकीन रखो यहां बिल्कुल महफूज रहेगी, बल्कि चाहो तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। क्या? तुम। वो खामोश हो गई। मैं फर्श पर बैठकर उसकी पिंडियां सहलाने लगा। वो कांप उठी। मैं हाथ फेरता रहा। उसने जब कोई विरोध नहीं किया तो मैंने सोचा मजबूरी की वजह से बेचारी ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया है। मेरी तबीयत कुछ खट्टी सी होने लगी है। मैंने कहा, देखो मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहता, तुम्हें मंजूर नहीं है तो जाओ। ये कहकर मैं उठने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया, जो धक धक कर रहा था। मेरा दिल भी उछलने लगा। मैंने जोर से डार्लिंग कहा और उसके साथ चिपट गया। देर तक चूमा चाटी होती रही। डार्लिंग। उस सिसकियां भर भर के मुझे डार्लिंग कहती रही। डार्लिंग। मैं भी कुछ इसी किस्म के खुराफात बकता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, ये रेनकोट उतार दो, बहुत ही वाहियात है। उसने जज्बात भरी आवाज में कहा, तुम खुद ही उतार दो ना। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और कोट उसके बाजुओं से खींचकर उतार दिया। उसने बड़े प्यार से पूछा, कौन हो तुम? मैं उस समय अपने बारे में बताने के मूड में नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा डार्लिंग। You are a naughty boy। और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। मैं उसका ब्लाउज उतारने लगा तो उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। मुझे नंगा ना करो। क्या हुआ, इतना तो अंधेरा है? वो कसमसाई। नहीं 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 नहीं। तो इसका मतलब है कि उसने मेरे दोनों हाथ थामकर चूमने शुरू कर दिया और लर्जा आवाज में कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। अजीब सी बात थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, चलो हटाओ, छोड़ो ब्लाउज को, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ देर खामोश रहा। उसने डरी हुई आवाज में पूछा, तुम नाराज तो नहीं हो गए? मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि मैं नाराज हूं या नहीं। मैंने कहा, नहीं नहीं, नाराज होने की क्या बात है, तुम ब्लाउज नहीं उतारना चाहती तो ना उतारो। लेकिन इसके आगे कहते हुए मुझे शर्म आ गई। फिर मैंने जरा गोल करके कहा, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। मेरा मतलब है कि मतलब ये साड़ी उतार दो। मुझे डर लगता है। मैंने प्यार से कहा, किससे डर लगता है? उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी, अरे मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वाकई डर लगता है तो जाने दो, 2-3 दिन यहाँ रहो, जब मेरी तरफ से पूरा इत्मीनान हो जाए तब सही। उसने रोते रोते कहा, नहीं 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 नहीं, और अपना सिर मेरी रानों पर रख दिया। मैं उसके बालों में उंगलियों से कंघी करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने रोना बंद कर दिया और सूखी सूखी हिचकियां लेने लगी। फिर एकदम उसने मुझे अपने साथ जोर से खींच लिया और तेजी के साथ कांपने लगी। मैंने उसे सोफे पर से उठाकर फर्श पर बिठा दिया और तभी कमरे में अचानक रोशनी की लकीरें तैर गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? नौकर की आवाज आई, लालटेन ले लीजिए। मैंने कहा, अच्छा। लेकिन उसने आवाज भींचकर खौफजदा लहजे में कहा, नहीं 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 नहीं। मैंने कहा, क्या अर्ज है, मैं लालटेन एक तरफ नीचे करके रख दूंगा। मैंने उठकर लालटेन ले ली और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इतनी देर के बाद रोशनी देखी थी, आंखें चुंधिया गई। वो एक कोने में खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, अरे भाई इतना भी क्या है, हाँ? अरे थोड़ी देर रोशनी में बैठकर बातें करेंगे, फिर जब तुम कहोगी लालटेन गुल कर देंगे। जब उसने कोई जवाब न दिया तो मैं लालटेन हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसने साड़ी का पल्लू सरकाकर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मैंने कहा, अरे तुम भी अजीबोगरीब लड़की हो, अपने दूल्हे से भी पर्दा। मैं वाकई समझने लगा कि वो मेरी दुल्हन है और मैं उसका दूल्हा। इसी कल्पना के तहत मैंने कहा, अब अगर जिद ही करनी है तो भाई कर लो, हमें आपकी हर अदा कबूल है। यकाएक जोर का धमाका हुआ, कहीं बम फटा था। वो लपकी और मेरे साथ चिमट गई। मैंने उसे दिलासा दिया, अरे डरो नहीं, मामूली सी बात है। एकदम मुझे ख्याल है कि मैंने उसके चेहरे की झलक देख ली है। दाएं कंधे से पकड़कर झंझोड़ा और एक कदम पीछे हट गया। मैं बयान नहीं कर सकता मैंने क्या देखा।
बहुत ही भयानक सूरत, गाल अंदर धसे हुए जिन पर गाढ़ा मेकअप थुपा हुआ था और कई जगहों से मेकअप की तरह बारिश की वजह से उतरी हुई थी और नीचे की असली जिल्द निकल आई थी, जैसे कई जख्मों पर से फाहे उतर गए हों। खिजाब लगे खुश्क और बेजान बाल जिनकी सफेद जड़ें दांत दिखा रही थी, और सबसे अजीबोगरीब चीज वो मोमी फूल थे जो उसने इस कान से उस कान तक माथे के साथ साथ बालों में लगाए हुए थे। मैं देर तक उसको देखता रहा। वो चुपचाप खड़ी रही। मेरे होशो आवाज गुम हो गए थे। थोड़ी देर के बाद जब मैं संभला तो मैंने लालटेन एक तरफ रख दी और उससे कहा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जब देखा कि मैं उसका रेनकोट और बैग उठा रहा हूं तो वो खामोश हो गई। मैंने दोनों चीजें उसकी तरफ देखे बगैर उसको दे दी। वो कुछ देर शायद गर्दन झुकाए खड़ी रही, फिर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ये वाकया सुनकर मैंने सर से पूछा, जानते हो वो औरत कौन थी? नहीं तो? वो औरत मशहूर आर्टिस्ट मिस म थी। मिस म? वही मिस म जिसकी बनाई हुई तस्वीरों की मैं स्कूल में कॉपी किया करता था? हाँ वही। वो एक आर्ट कॉलेज की प्रिंसिपल थी। वो लड़कियों को सिर्फ औरतों और फूलों की तस्वीर बनाना सिखाती थी। मर्दों से उसे सख्त नफरत थी। कहाँ है वो आजकल? आसमान पर। क्या मतलब? उसी रात को जब तुमने उसे बाहर निकाल दिया, उसकी मोटर का हादसा हुआ और वो मर गई। लेकिन उसके कातिल तुम हो और ये सिर्फ मैं जानता हूं। नहीं, दरअसल तुम दो औरतों के कातिल हो। एक तो उस औरत के जिसको सब लोग एक मशहूर आर्टिस्ट की हैसियत से जानते हैं, दूसरी उस औरत के जो तुम्हारे दीवान खाने में से पहली औरत के जिस्म से बाहर निकली थी और जिसको सिर्फ तुम जानते हो। मिस्टर सर खामोश खड़ा रहा। मिस्टर सर ने एक औरत को उठाने से पहले उसका मजहब नहीं पूछा था। दंगों में दहशत के कई रंग होते हैं। उसकी जिस्म में दिलचस्पी तब तक ही थी जब तक उसके ख्याल में वो एक जवान औरत थी। बुढ़ापे ने उसके इरादों पे छुरियां डाल दी।